जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम आज बात करेंगे सोंध माटी के वन लाइनर किस्म के प्रश्न आज हम देखेंगे। ये पूरे कहानी संग्रह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके वन लाइनर किस्म के प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। हमारा प्रयास है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो एग्ज़ाम के पूर्व में आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली याद हो, ना कि आपको उसका ऑप्शन पे डिपेंड होना पड़े। इसीलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और लगभग आपके यहाँ से 80 प्रश्न आज हम लोग कवर करने वाले हैं। 80 प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार जब आप यहाँ पे पूरे सेशन को आप अंत तक देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि सोंध माटी से इससे ज़्यादा प्रश्न जो वो बनने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल इसका वीडियो चाहिए तो डिटेल में एक एक कहानी का जो वो डिटेल वीडियो बना हुआ है, एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे भी जा कर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ से सारे सेशन को आप चाहे तो देख सकते हैं, सारे वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के पूर्व में आपको थोड़ा सा सोंध माटी कहानी संग्रह के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। सोंध माटी दरअसल ये एक कहानी नहीं है, ये एक किताब है जिसमें से 10 कहानी और 31 कविता, 10 कहानी और 31 कविताओं का ये एक संग्रह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ना केवल एक कहानी है, यहाँ पे 10 कहानी और 31 कविता देखने को मिलते हैं। तो सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि सोंध माटी कहानी में कहानी संग्रह में कितनी कहानियों का संग्रह है, तो 10 कहानियों का संग्रह और 31 कविता इसमें शामिल किया गया है। किसकी रचना है, तो प्रोफेसर विनोद कुमार, जो कि रांची के कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा ही लिखा गया है। कब लिखा गया, तो उनके बारे में भी हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सोंध माटी जो कहानी संग्रह लिखा गया है उसके बारे में। तो इसका प्रथम प्रकाशन जो आया था, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे सवाल हम बाद में हल करेंगे, उसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें। सोंध माटी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार है। कौन है, विनोद कुमार इसकी रचना की है। ठीक है, तो विनोद कुमार इसका जो है वो लेखक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रथम प्रकाशन कब आया था, तो 1990 में इसका प्रथम प्रकाशन आया था। 1990 में इसका पहला प्रकाशन आया था। प्रकाशक पूछा जाए तो जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड, बिहार झारखंड, उस समय बिहार था 1990 के समय में, इसलिए बिहार झारखंड लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, जनजातीय भाषा अकादमी जो कि अभी वर्तमान में झारखंड के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा प्रकाशन जो आया है वो 2017 में इसका दूसरा प्रकाशन आया है उसी के द्वारा। इसमें कुल कहानियों की संख्या कितनी है, तो 10 कहानी है और 31 कविता है। ये दोनों चीज़ें हमने समझ लिया। कौन कौन सी कहानी है, उबार, जिंदगी डुबानी, धुआं धंधा, माय केलोर, अजवायर भौजिक मैड़ाल चेंगा, दू पहला जोनरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हुब। ये 10 कहानी जो है इसमें शामिल किया गया है इस कहानी संग्रह के अंतर्गत। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक करके वीडियो को। और शुरुआत करने के पूर्व में इसके लेखक जो हैं विनोद कुमार जी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी संग्रह को पढ़ते हैं और उनके लेखक के बारे में जब आप नहीं पढ़ें तो वो अधूरा किस्म का लगता है। प्रोफेसर विनोद कुमार जी का जन्म अगर बात किया जाए तो 8 जनवरी 1961 में दारू हजारीबाग में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद है, जबकि इनके माता का नाम सुवती देवी है। विनोद कुमार अगर बात करें तो शिक्षा में ये 10वीं पास 1977 ईस्वी में किए हैं और एमए इन्होंने 1986 में खोटा से और 1989 ईस्वी में हिंदी से इन्होंने जो वो किया है। डबल एमए, यानी एमए एक बार हिंदी से किया है, एक बार खोटा से किया है। और ये ज़्यादातर आपको खोटा साहित्यकार जो मिलेंगे ना, वो 2 भाषाओं से वो एमए करके रखे हुए हैं। एक तो आपको मिलेगा खोटा और दूसरा या तो हिंदी या ज्योग्राफी, इस तरह से मिलते हैं। इन्होंने पीएचडी 2006 में यही खोटा विषय पर इन्होंने जो वो पीएचडी किए हैं। तो डॉक्टर विनोद कुमार भी आप चाहे तो बोल सकते हैं इनको। पेशे से ये प्रोफेसर, रांची यूनिवर्सिटी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के ये प्रोफेसर के रूप में भी जाने जाते हैं। विशेष की अगर बात करें तो इनको खोटा रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रकाशित रचनाओं में बात करें तो सोंध माटी, बोनपत्रा जो कि ये दोनों कहानी संग्रह है, बमरा एक निबंध संग्रह है, धोवैयक धमक, ये अभी क्या है ना कि नया किताब इनका आया है धोवैयक धमक,
जिसमें से कहानी, निबंध और कविता संग्रह को शामिल किया गया है। तो जब आप सोंध माटी की जितनी कहानियां हैं ना, वो सभी धोवैयक धमक कहानी में आप आसानी से देख पाएंगे। उसके अलावा है खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये सभी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास भी करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सोंध माटी लेखक के नाम बतावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा यह कहानी जो है वो लिखा गया है, इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सोंध माटी किताबें कई गो कहानी शामिल है। तो सोंध माटी किताब में कई गो कहानी शामिल है? तो इसमें कुल 10 कहानी है और 31 कविता है। तो याद रखेंगे, इसमें 10 कहानियां हैं और 31 ठो कविता इसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि सोंध माटी के लेखक के जन्म ठाव बतावा। तो अभी हमने इसके बारे में बात किया, दारू हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। 8 जनवरी 1961 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो दारू हजारीबाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विनोद कुमार के मायक और बापेक नाम बतावा। तो इनके माता और पिता का नाम अभी हमने बात किया, सुबती देवी इनके माता का नाम और मथुरा प्रसाद इनके पिता का नाम है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। सोंध माटी कहानी संग्रह के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे। तो इसके बारे में अभी हमने देखा कि सोंध माटी का पहला प्रकाशन 1990 में हुआ और दूसरा प्रकाशन 2017 ईस्वी में हुआ है। सोंध माटी कहानी संग्रह के प्रकाशक के नाम बतावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, क्योंकि 1990 में झारखंड जो था वो बिहार का भाग था, तो इसीलिए 1990 में ये बिहार कहलाता था। लेकिन जब उसके बाद 2000 के बाद जो भी प्रकाशन आया तो इस प्रकाशक का नाम बदल करके जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सोंध माटी कहानी संग्रह पहिल कहानी कौन लगाए। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सोंध माटी कहानी संग्रह के पहला कहानी कौन सी है। तो पहला कहानी इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उबार। अब इसका पहला कहानी पूछा गया तो इसका आखिरी कहानी भी पूछा जा सकता है। तो इसका आखिरी कहानी है हूब। ये आपको याद रखनी है, इसका आखिरी कहानी कौन सा है? हूब है। और पहला कहानी कौन है? उबार है। चलिए, उबार का अर्थ यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो उबार का अर्थ क्या होता है? उबार का अर्थ होता है तारना, तारना या तो फिर कल्याण करना, है ना। बोलते हैं कि एक पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि पूरे सभी को तार देते हैं या उसको सभी का कल्याण करते हैं। इसमें कहानी में झबरू और उसका बेटा बिहारी के बारे में आपने उबार में कहानी में आपने पढ़ा होगा, जिसमें से झबरू और उसका बेटा बिहारी की कहानी पूरा बताया गया कि कैसे बिहारी जो वो मेहनत करके आगे बढ़ता है और ये सब दिखाया गया। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोंध माटी कहानी संग्रह एक आखिरी कहानी है। तो देखिए आखिरी कहानी भी आपसे पूछ लिया गया है, तो आखिरी कहानी कौन सा होगा? तो हूब इसका जो वो आखिरी कहानी है। अगला सवाल है कि उबार कहानी उबार के अर्थ हव है। उबार कहानी उबार के अर्थ की हो है। तो उबार का अर्थ होता है तारना, कल्याण करना या विपत्ति से बाहर निकालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उबार कहानी मुख्य पात्र हक है। तो उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झबरू और ओकर बेटा बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आप याद रखेंगे, झबरू और ओकर बेटा बिहारी, ये दोनों मुख्य पात्र हैं। गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू कौन कहानी के पात्र लगे। तो गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू कौन कहानी के पात्र लगे? तो उबार कहानी के पात्र लगे, जो कि सोंध माटी किताब में छपल कहानी लगे। ठीक ने, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, बीए पास करलक 3 महीना बाद बिहारी बनल रहे। तो बीए पास करने के बाद वो 3 महीने के बाद वो क्या बना था? तो वो बना था पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। झबरू पंचायतें कते जुर्माना लागल। तो झबरू को जुर्माना के रूप में कितना लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपया। 200 रुपया उसको जुर्माना के रूप में भरना पड़ा था। अगला सवाल है कि जुर्माना भरे के लिए आपन घर बारी झबरू कते टका में बेचलक। जब जुर्माना उसको भरने की बारी आई तो उसके पास पैसा नहीं था, जिसके अभाव में उसने क्या किया था? घर का बारी जो था वो बेच दिया था। तो कितना में बेचा था? तो वो बेचा था 500 रुपया में। ठीक ना, तो 500 रुपया में वो बारी बेच दिया। 300 रुपया वो अपने बेटे को दे देता है। 200 रुपया तो पहले तो जो उस पर लगता है जुर्माने के रूप में वो 200 रुपया जुर्माना दे देता है और 300 रुपया बचता है वो अपने बेटे को जो बिहारी था उसको कॉलेज में नाम लिखाने के लिए और पढ़ने लिखने के लिए वो खर्च करता है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झबरुक बरद के गणेश बाबू खेते के खोल के हाँक देलथिन। तो इसके खेत से मतलब इसके बरद को झबरुक बरद के गणेश बाबू खेते के खोल के हाँक देलथिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश और बीरू। महेश और बीरू ये दोनों ने मिल करके उसका जो बरद था जो कि हाँक दिया, बाद में इसी के कारण से उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। तो इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। पूरे कहानी को अगर आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लेकिन पूरे यहाँ पे 10 वीडियो आपको मिलेगा। 10 कहानी का 10 वीडियो आपको सेपरेटली वीडियो बना हुआ है। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, वहाँ पे सारा वीडियो आपको अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिंदगी डोबानी के अर्थ हव है। तो इसका सोंध माटी का दूसरा कहानी है जिंदगी डोबानी। थोड़ा सा जिंदगी डोबानी का सवाल देखने के पूर्व में थोड़ा सा हम बता दें कि डोबानी का अर्थ आखिर में होता क्या है। तो जिंदगी का इसका तो अर्थ आप सभी को पता है कि जीवन का, और डोबानी का अर्थ होता है रोना या तलाश करना। ठीक है, तो जीवन का रोना या तो फिर जीवन की तलाश। ठीक है, तो जिंदगी की तलाश या जिंदगी का रोना या जीवन का रोना, इसका अर्थ होता है खोटा का अगर हिंदी में अर्थ निकाले तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको याद रखने की जिंदगी डुबाने के अर्थ किए हुए, तो इसका सही अर्थ होता है जीवन का रोना या कांदना या तो फिर कल्पेक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जिंदगी डुबानी कहानी के मुख्य पात्र हक है। तो जिंदगी डुबानी कहानी के मुख्य पात्र के हक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंगली और ओकर माय। जंगली और ओकर माय इस कहानी के मुख्य पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है जंगली आपन कई गो भाई रहत। तो जंगली कुल कितने भाई थे? तो ये दोनों ये जो थे वो 3 भाई थे, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भाई। ये 3 भाई थे। जंगली कौन परीक्षाएं पास फेल रहे? तो जंगली किस परीक्षा में पास हुआ था? तो वो दरोगा की परीक्षा में पास हुआ था और पढ़ लिख करके वो दरोगा बना था। ठीक है, इससे एक संदेश ये भी दिया जाता है इस कहानी से कि इस आर्थिक युग में बेरोजगारी अभिशाप है और आर्थिक दुर्दशा अपमान का कारण भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। इन चीज़ों को समझाने का और दर्शाने का प्रयास किया गया है इस कहानी के माध्यम से। तो जब आप पढ़ेंगे इन कहानियों को तो काफ़ी अच्छी कहानी लिखी गई है इसमें से, जो भी संग्रह में पूरी कहानी है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप इन पूरे संग्रह को पढ़ेंगे, उसके अलावा और जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे छायाहर पढ़ेंगे या तो और जो भी किताब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। जब आप उबार कहानी पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक नाम आएगा बिहारी। पूछा जाएगा कि ये पढ़ करके क्या बना? तो ये पुलिस इंस्पेक्टर बना। फिर एक कहानी अगला आएगा जिंदगी डुबानी, वहाँ पे एक नाम आएगा जंगली। वो पढ़ करके क्या बना? वो भी दरोगा की परीक्षा पास करता है। फिर एक कहानी पढ़ेंगे हूब, वहाँ पे एक नाम आएगा दामोदर। ठीक है, दामोदर, और ये पढ़ करके क्या बनता है? ये भी दरोगा बनता है। अब ऐसे में ऐसा सवाल जो है वो अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा कि जंगली जो है वो पढ़ करके दरोगा बन जाए, कौन कहानी का पात्र लगे। लो, अब यहाँ पे उबार भी है, जिंदगी डुबानी भी है और हूब भी है। तीनों ऑप्शन आपको दे दिया। वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि जंगली किस कहानी का पात्र है, बिहारी किस कहानी का पात्र है और दामोदर किस कहानी का पात्र है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप वहाँ पे कंफ्यूज करके सवाल को जानते हुए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन के चक्कर में आप सवाल को गलत करके आ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। स्पेशली आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रख सकते हैं, आपको काम देगा। और इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे। हालांकि आप कहानी पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, बार बार देखने की ज़रूरत है। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उबार कहानी के पात्र के है, तो बिहारी है, और बिहारी क्या पढ़ करके बनता है? तो पुलिस इंस्पेक्टर। उसी तरह से जिंदगी डुबानी का एक पात्र है जंगली, जो कि पढ़ करके दरोगा बनता है। और फिर हूब का एक पात्र है दामोदर, और दामोदर क्या बनता है? तो ये भी पढ़ करके दरोगा बनता है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरेक पहर जंगलीक माय कते पैसा देले हलीक पान गुमटी लगाबेल। तो जब जंगली की माँ मरने लगती है तो बोलती है कि चलो जो भी है, अब हमारे पास जो बचा हुआ है यही बचा खुचा पैसा तुमको हम देते हैं। 100 रुपये जो वो बक्सा में रखा हुआ है वो जा करके ले लो। और ये 100 रुपये अंत में देती है माँ।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 100 रुपया। धुआंधंधा कौन रख में कहानी लगे? तो धुआंधंधा कहानी कौन रख में कहानी लगे, तो यह एक कहानी जो वो यह एक मनोवैज्ञानिक किस्म का कहानी है। तो किस प्रकार का कहानी है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक किस्म का कहानी है, ठीक ना। जिसका पात्र क्या है? डॉक्टर रामनारायण और कंपाउंडर किशुन के कहानी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें से जिसमें से एक संदेश जाता है कि गरीब और बीमार लोगों के प्रति लोगों का संवेदनशील होना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपना इलाज जो वो संभवतः आज के समय में जितना महंगा हो चुका है सब कुछ इलाज वगैरह, तो सबको करा पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में डॉक्टरों के पास भी ये थोड़ा सा होना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और जो गरीब और बीमार लोग हैं उनको थोड़ा बहुत मदद भी करनी चाहिए। अगर पैसा नहीं है फिर भी उसको इलाज करना चाहिए। अरे आपको दिन भर में अगर कहीं 50 आप इलाज करते हैं और अगर कहीं 2 अगर उसमें से अगर वैसा आ ही जाता है तो 2 की आप मदद कर भी देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसी के बारे में इस कहानी में एक संदेश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है धुआंधंधा कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो धुआंधंधा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें से डॉक्टर रामनारायण बाबू होगा, है ना। तो इसके बारे में आइए हम थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर राम नारायण होगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, राम नारायण हो जाएगा। राम नारायण बाबू यहाँ पे इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक पेशा से एक डॉक्टर है ना। और इसका एक कंपाउंडर होता है किशुन। तो हो सकता है कि अगर ऑप्शन दोनों दे तो दोनों आप टिक कर देंगे, नहीं तो सिर्फ राम नारायण बाबू रहे तो राम नारायण बाबू आप कर लेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किशुनवा और डॉक्टर नारायण कौन कहानी आयल पात्र लागे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धुआंधंधा कहानी में रामनारायण और ये दोनों आए हुए हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धुआंधंधा कहानी से डॉक्टर रामनारायण और किशुन। भिखारी कौन रोग से ग्रसित या पीड़ित रहो है। तो वहाँ पे एक भिखारी आता है जो कि डॉक्टर के पास, जहाँ जिसमें से कंपाउंडर जो किशुन रहता है उसको भगा देता है उल्टा सीधा बोल करके। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, उसको कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग होता है ना। कोढ़ रोग होता है, कुष्ठ रोग, जिसको बाद में इलाज किया जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। माय के लोर कहानी कौन किताबें छपल है? माय के लोर। अब यहाँ पे क्या कि ऐसे भी कहानी आपको 2-3 सवाल ऐसा मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल मिलेगा। एक तो है कहानी बोनेक लोर, ठीक ना। एक है बोनेक लोर, इसको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने, जो कि किस कहानी संग्रह का है? तो ये छाहर कहानी में पढ़ना है आपको, ठीक ना। बोनेक लोर ये चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। एक तो है माय के लोर, ये विनोद कुमार की रचना है जो कि सोंध माटी में पढ़ना है। एक और रचना है ढरकल लोर, ठीक है। ये जनार्दन गोस्वामी की रचना है। ये किनकी रचना है? जनार्दन गोस्वामी की रचना है। माफ कीजिएगा, ढरकल लोर जो वो डीसी राम की रचना है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ये डीसी राम की रचना है, ठीक है। जनार्दन गोस्वामी की रचना नहीं है, ये डीसी राम की रचना है। ये डीसी राम की रचना है, ठीक ना। थोड़ा सा हम बता देते हैं फिर से। माय के लोर तो आपको पता चल गया, ये माय के लोर किसने लिखा है? विनोद कुमार की रचना है, ठीक ना। बोनेक लोर किसने लिखा है? तो बोनेक लोर ये छाहर से संबंधित है और चितरंजन महतो चित्रा की रचना है, चितरंजन महतो चित्रा की रचना है। ढरकल लोर ये डीसी राम की रचना है, ठीक ना। ढरकल लोर जो है ये डीसी राम की रचना है। आप कमेंट करके बताएंगे इनका पूरा नाम क्या है। डीसी राम का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। डीसी राम इनका पूरा नाम क्या है? कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, अगर आपने नाम सुना होगा तो आप ज़रूर इसका पूरा नाम, इनका ज़रूर पूरा नाम लिखेंगे। उसके अलावे एक और रचना है केवल लोर, ये जनार्दन गोस्वामी की रचना है, ठीक ना। तो ऐसे सवाल अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए तो यकीन मानिए कि आपको फंसा देगा, और ऐसे सवाल ही आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप यकीन मानिए इस तरह के सवाल ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे सवाल भी हम लेकर के, हालांकि जब हम प्रैक्टिस के माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं तो इन सारे चीज़ों को
लाने का प्रयास करते हैं सामने, ताकि आपको उन सारी कठिनाइयों का सामना यहीं पे करना पड़े, आपको एग्ज़ाम हॉल में उससे बचना पड़े। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कठिनाई हो यहाँ पे हो, आपको एग्ज़ाम हॉल में ना हो। उसके पूर्व में क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, थोड़ा सा मेहनत हमको करना है, और हम सभी मिल कर के अगर इस चीज़ का प्रयास किया जाए तो यकीन मानिए कि इन चीज़ों को काफ़ी आसानी से और सरलतापूर्वक हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि केवल एक प्रैक्टिस के माध्यम से आप बैठे हुए हैं, और प्रैक्टिस जैसा आप पूरे सेशन को अच्छे से पूरा एग्ज़ाम हॉल में पूरे पेपर को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और सही तरीके से बिना किसी कन्फ्यूज़न के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोंध माटी की रचना है, बोनेग्लोर है, छैहर की रचना है, जो कि चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। इसके बारे में तो हमने पहले बता दिया है। और सोंध माटी ये विनोद कुमार की रचना है। चलिए, माय के लोर कहानी मुख्य पात्र ला गए। तो माय के लोर कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो सुरजा। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, सुरजा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सुरजा इस कहानी का मुख्य पात्र है माय के लोर में। इसमें से और भी कई पात्र आते हैं, जैसे सुरजा की माँ गिरजा बाबू, जो कि गांव का एक जमींदार है। सूरज के माता पिता, यहाँ पे दोनों का जिक्र किया जाता है। फिर मंगरा, जो कि गांव का एक मजदूर रहता है। इन सभी का जिक्र यहाँ पे आता है, ठीक ना, मंगरा। उसके बाद गिरजा बाबू जो कि एक गांव के ही जमींदार हैं, उसका भी आता है। और सूरजा के माता पिता, ये सभी का यहाँ पे जिक्र आता है। अगला सवाल है, सूरजा का बेटा नाम की है। तो सूरजा के बेटा का नाम की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेना। नरेना उसके बेटा का नाम था। गिरजा बाबू कौन कहानी के पात्र ला गए, तो यह जो वो माय के लोर कहानी के पात्र ला गए। अगला सवाल है, मंगरा, सुरजा और गिरजा बाबू कौन कहानियाँ आयल पात्र ला गए। तो मंगरा, सुरजा और गिरजा बाबू ये सभी जो वो माय के लोर कहानी के पात्र ला गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय के लोर। सुरजा केकर घरे मजूरी करो हला। तो सुरजा किसके घर में मजूरी कर रहा था, गिरजा बाबू के यहाँ पे ये मजूरी करता था। थोड़ा सा आप स्पीड यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं आज, आपको सिर्फ कि एक प्रैक्टिस के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। नरेना बीमार पर सुरजा गिरजा बाबू से कते रुपया मांगल हले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 रुपया। अगला सवाल है, अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा। अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा कहानी कौन किताबें शामिल है। तो यह सोंध माटी की ही रचना है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं सोंध माटी, तो यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि हम लोग सोंध माटी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये आपको याद है। लेकिन वहाँ पे जब आपको पूछेगा तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि छैहर का है, सोंध माटी का है, या खोटा निबंध का है, या किसी अन्य का, फरिश डहर हो गया, या तो और कोई भी कहानी का नाम आपको दे देगा। तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों से आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौजी कई गो छुआ रहो है। तो भौजी के 10 गो छुआ रहो है। कितना, 10 गो। 8 गो बेटा रहो और 2 गो बेटी रहो, टोटल 10 गो रहो। ठीक है, शीर्षक के अर्थ है अजवार, यानी जो कि काम धाम नहीं रहता है, फालतू बैठे रहना, निकम्मा। तो निकम्मे भाभी के बिगड़े बच्चे। अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा का अर्थ अगर आप निकालें तो क्या होगा, निकम्मे भाभी के बिगड़े बच्चे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। इसके 10 बच्चे होते हैं, 8 बेटा और 2 बेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौजी 2 गो बेटी के नाम की रहे। तो हो सकता है कि 8 गो बेटा, तो 8 गो बेटा का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन 2 बेटी है तो बेटी का नाम पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभा, सुमा और कुना, है ना। सुभा या सुमा और कुना, ये दोनों नाम था उसके बेटी का। ठीक है, भौजी के 2 बेटा बेटी के। अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा कहानी में लेखक आपने की है। तो लेखक यहाँ पे जो वो भौजी के देवर बन के बैठे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भौजी के देवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके मुख्य पात्र अगर आपसे पूछा जाए कि अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा, तो इसके मुख्य पात्र भी स्वयं लेखक ही है ना। इसके लेखक जो है वो मुख्य पात्र के रूप में स्वयं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा कहानी है भौजी का आदमी यानी मर्द की काम करो हल। तो उसके पति जो काम करते थे वो क्या थे, कचहरी में एक पेशकार के रूप में काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कचहरी पेशकार। भौजी यहाँ पर कौन बेटा लब्दा दे के आम तोड़ के आने कहो हथिन। दरअसल भौजी के खाए के मन करू है चटनी। तो चटनी खाए वास्ते बोलल थी कि जो और आम तोड़ के ले आन। और गर्मी के दिन में पता है कि
जब आम फरे के दिन हो गए तो कितना झांझ चलो है, पूरा लूक चलो है, और बेटा के भेज दे। तो वह लेखक देखो थी कि बेटा इतना रौद में आम झाड़ रहा, तो वह आकर के भौजी से कंप्लेन करो थी लेखक कि इतना रौद में सब बुतरू सबके भेज दे है तू, अगर बुतरू सबके कुछ हो जितो तो वही लापरवाही के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं, है ना। तो किसको भेजते हैं, तो टोकना बेटा का नाम रहता है, जिसको लेबदा लेकर के आम झाड़ने के लिए भेज देती है। दो पहला जोंड्रा कहानी कौन कौन पात्र आयल है, तो दो पहला जोंड्रा, दो पहला तो आप सभी को पता ही है, ये मापने की युक्ति है, और मकई जिसको जोंड्रा बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से पात्र हैं, तो पहला तो आपको याद रखना है किसना, कन्हैया बाबू, डॉक्टर विनय और किसना के माए बाप, ये सभी यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसना के माए बाप के की पैसा रहे, तो किसना के माए बाप क्या करते हैं, तो वो लोग क्या है कि बांस का सूप दौरी वगैरह जो है ये बनाने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इनके माता पिता का नाम जो कह सकते हैं कि जो पुश्तैनी धंधा होता है ना, उसी पुश्तैनी को कभी कभी छोड़ने की भी सोचते हैं, लेकिन फिर वो अपना कह सकते हैं कि घर को चलाने के लिए मजबूरी में वो काम को करते हैं, ठीक ना। और एक यहाँ पे कन्हैया बाबू जिसके बारे में बताएं, तो वो अपना ठाठ बाट थोड़ा धन दौलत वाला आदमी होता है यहाँ पे जो दिखाया गया है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको याद रखनी है। किसना माए बाप के सूप दौरी बनवे के लिए कन्हैया बाबू कते रुपया दले रहे, तो इसका सेंसर हो जाएगा 6 गो रुपया। 6 गो रुपया जो वो सूप दौरी बनावे के लिए यहाँ पे कन्हैया बाबू देते हैं। किसना माए कते टका में दो पहला जोंड्रा बेच ले हलिक, तो जब उसके बेटा का जब तबीयत खराब हो जाता है किसना का, तो उसके माता पिता जो है माए जो है वो कितना रुपया में दो पहला जोंड्रा, यही पे यहाँ पे कहानी का शीर्षक बना है कि दो पहला जोंड्रा वो ऐसे समय में बचा करके जोग करके वो रखती है जो कि मुसीबत में वो काम आएगा, और उसको बेच करके हम लोग अगर कुछ वैसा ज़्यादा ज़रूरी होगा तो वो काम कर पाएंगे। आज भी घर में जो माता पिता होते हैं ना, वो हमेशा इसी सोच के साथ जो 2-4 रुपये वो बचा करके रखते हैं, सिर्फ इसलिए रखते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं कि वो अपने लिए कुछ खरीदेंगे, या अपना कुछ वो माँ इसलिए नहीं रखती कि वो अपने गले का हार बनाएंगे या अपना कुछ खरीदेंगे, नई साड़ी खरीदेंगे। इसलिए रखते हैं कि बाल बच्चे जो होंगे उसके लिए कुछ भविष्य में अगर वैसी कुछ आवश्यकताएं पड़ जाए, उसी वैसे कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, तो वैसे समय में वो काम आएगा। कोई भी माता पिता यही चाहता है, और हर माता पिता का सोच यही होता है कि अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए वो हमेशा कार्य कर रहे होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 5 रुपया में वो दो पहला जोंड्रा बेचती है, दो पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसना के इलाज करल बदे डॉक्टर विनय कते टका मांग ले, तो वो 2 रुपया मांगा था, जो कि काफ़ी लोग आश्चर्य भी हुआ था कि केवल 2 रुपया में उसका इलाज हो गया, तो काफ़ी खुश हुए थे। हालांकि उस समय 2 रुपये का महत्व भी था। आज भले 2 रुपये का महत्व लोगों के पास नहीं हो, या 100 रुपये का महत्व नहीं हो, लेकिन उस समय 2 रुपया जो है वो आज का 1000 रुपये के बराबर है। तो ये भी आपको याद रखनी है। ओ दीदा कहानी के लिखवैया का नाम बताबा, तो ओ दीदा कहानी को किसने लिखा है, विनोद कुमार की रचना है, तो इसका सेंसर हो जाएगा विनोद कुमार। ओ दीदा कहानी कौन किताब में छपल है, तो ओ दीदा किस किताब में छपल है, तो सोंध माटी किताब में छपा हुआ है, क्योंकि सोंध माटी को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। चानो वाली कौन कहानी का पात्र लागे, चानो वाली। ओद दीदा के बारे में आपको बता ही दिए। ओद का अर्थ होता है आर्द्र या नम, है ना, तो नम आँखें जिसका अर्थ होता है। और चानो वाली के बारे में आपने पढ़ा होगा। इस कहानी को, ये भी काफ़ी अच्छी कहानी मानी जाती है, और ये भी कहानी देखा जाए तो समाज में एक अच्छा संदेश के रूप में देखा गया है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओद दीदा सोंध माटी की रचना, कह सकते हैं कि पात्र हैं चानो वाली, ठीक है। इसके कहानीकार लेखक स्वयं है, और रेशमी जो वो चानो वाली की बेटी का नाम है। निर्मल महतो कौन है, जिसे चानो वाली ने दूध पिला करके पूछती है। तो ये सभी नाम आपको अपडेट हो गया होगा, पूरी आप चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चानो वाली की बेटी का नाम की रहे, तो उसकी बेटी का नाम रेशमी रहता है। इसका आंसर हो जाएगा रेशमी। अगला सवाल है कि चानो वाली केकरा आपन दूध पिया के पोसले हली, तो निर्मल महतो के। इसका आंसर हो जाएगा निर्मल महतो। ओद दीदा माने की हवा है, तो ओद दीदा का अर्थ होता है नम आँख या लोर भरल आँख, नम आँख या तो फिर लोर से भरल आँख।
ओद दीदा कहानी के मुख्य पात्र ला गए। ओद दीदा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चानो वाली। चानो वाली जो वो ओद दीदा के मुख्य पात्र हैं, ठीक ना। चानो वाली नाम की ले राखल गेल हले। चानो वाली नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो चानो गाँव के जन्मल हलिक, सही लेल ओकर नाम चानो वाली रख दिया गेले। बहुत ऐसे आज भी प्रचलन में है कि या तो उसके गांव के नाम से रख दिया जाता है या तो उनके बड़े बेटे के नाम से भी पुकारा जाता है ना। जो उसके बड़े बेटे होते हैं तो उसकी माँ बोल करके पुकारते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी माता का नाम, अगर उनके बड़े बेटे का नाम मंगरा है तो सभी कोई मंगरा माँ बुलाते हैं, या तो कई गांव के नाम से उसको नाम रख दिया जाता है। तो ये प्रचलन आज भी गांव में देखने को आपको मिल जाएगा। चानो वाली कैसन मेहरारू रही? तो चानो वाली कैसन मेहरारू रही? तो वो विधवा थी, मशरूमात जिसका अर्थ होता है ना, तो विधवा हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, चानो वाली कर बेटी के नाम की रहे। चानो वाली की बेटी का नाम रेशमी रहता है, ठीक ना। ओद दीदा कहानी ककर बिहा रहा है। तो ओद दीदा कहानी में किसका बेटा किसके शादी रहता है? तो सुकर महतो के बेटा के बिहार हुआ। सुकर महतो के बेटा के बिहार हुआ। चानो वाली कई गो गिदर हलथिन? तो चानो वाली के 3 गो गिदर हलथिन। कौन कौन? जिरवा, रेशमी और कोल्हा। 2 बेटी और 1 बेटा, है ना। ये नाम आपको याद रखने। मलकी बहू कहानी के मुख्य पात्र है। तो मलकी बहू के मुख्य पात्र कौन है इस कहानी के? तो इसका आंसर हो जाएगा मलकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलकी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलकी बहू कैसन कहानी लागे? मलकी बहू जो वो किस प्रकार की कहानी है? तो यह कहानी सामाजिक बुराई और दहेज प्रथा पर आधारित एक दुखांत कहानी है, जिसका अंत जो वो दुखांत है, यानी दुख के साथ जिस कहानी का अंत होता है। जैसे आप कहानी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक ना। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उस कहानी में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। एक कहानी आपने पढ़ा होगा, ये नाम थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे उस कहानी को तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, सिराज के बारे में, जो कि भीतर बाहर जो अगली कहानी भी है, इसके बारे में हम सवाल आएगा। तो सिराज जो वो अंत में जैसे क्या होता है, कुआं में डूब करके मर जाता है। तो अंत इसका जो होता है सिरजुआ या तो सिरजुआ बोला जाता है ना, सिरजुआ या सिराज। दरअसल इसका नाम सिराज रहता है, ठीक ना। लेकिन गांव में जो है वो नाम को तोड़ करके बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इसका क्या होता है, अंत में कुआं में डूब करके निधन हो जाता है। तो इसका अंत क्या होता है? एक दुख अंत होता है ना। एक दुख के साथ इस कहानी का अंत होता है, तो उसी को दुखांत बोला जाता है, जिसका कहानी का अंत जो वो दुख के साथ खत्म हो। मलकी बहू कैसन कहानी लागे? तो यह जो वो दहेज के मारल सामाजिक पति प्रताड़ित और सतवल जनीकर कहानी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। अगला सवाल है कि मलकी पुरुष या मर्द कर की नाम रहे? तो इसके पति का नाम क्या रहता है? विसून रहता है, ठीक ना, विसून रहता है। देखिए नाम ऐसा मिलता जुलता मिलेगा ना। अब यहाँ पे विसून दे दे, किसून दे दे, अब आप कंफ्यूज करेंगे। किसून भी तो कहीं ना कहीं एक पात्र था, क्या था? कंपाउंडर था, वहाँ पे एक नाम हमने देखा था। तो इस तरह से कुछ ऐसे नाम है जो कि मिलता जुलता नाम है। इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। विसून यहाँ पे क्या है? मलकी बहू के पति का नाम है। किसून कौन है? तो कहानी में हमने देखा था कि वहाँ पे कहानी में किस कहानी में था किसून, किस कहानी में था? तो ये था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये था धुआं धंधा में, है ना। ये था धुआं धंधा में, धुआं धंधा में, जिसमें से डॉक्टर रामनारायण का ये कंपाउंडर रहता है, किसून। तो इस तरह से सवाल भी आपसे कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह के सवाल और ऑप्शन भी आपको इस तरह से मिल सकता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलकिक बापेक की लागे? मलकिक बापेक की लागे, तो नाम की लागे, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाल बाबू। इसके पिता का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो उसके पिता का नाम क्या था? दयाल बाबू। अगला सवाल है, दयाल बाबू कहाँ नौकरी करो हल? दयाल बाबू कहाँ नौकरी करल? तो बोकारो में ही नौकरी करो हल। इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। विसून कितना पढ़ल रहे? तो विसून जो वो कितना पढ़ा था? तो बीए पास था। वो कितना था? बीए पढ़ा हुआ था, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखने, बीए तक वो पढ़ा हुआ था। विसून के बिहा पहर कितना रुपया मिलल रहे? विसून को बिहा के समय में तिलक के रूप में कितना मिला था? तो ये आपने पढ़ा होगा 40,000। और एक फटफटिया का बात हुआ था। फटफटिया बाद में नहीं मिलता, यानी मोटरसाइकिल पहले था ना, प्रचलन में था। रेडियो चाहिए, टीवी चाहिए, अभी थोड़ा सा महंगा हो गया है, अभी एलईडी हो गया है, बाइक भी थोड़ा महंगा हो गया है।
पहले सिंपल चलता था, अब थोड़ा स्टाइलिश कार का डिमांड होता है। कार का अब लोग तो कार का डिमांड कर रहे हैं। जिनको थोड़ा नौकरी वगैरह हो जाता है तो उनका तो डिमांड कार ही रहता है। बाकी का पैसा तो ये 40 लाख जो वो अब लाखों में बात होता है। तो 40,000 और एक फटफटिया का बात होता है उसको देने के लिए। लेकिन बाद में जब ये फटफटिया बाद में देने का बात होता है, लेकिन बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं है, उसी के कारण से बाद में जो वो काफ़ी ज़्यादा उसे प्रताड़ित किया जाता है मलकी बहू को। उसी के बारे में यहाँ पे पूरा कहानी जो वो बताया गया है। विशुन और मलकी के विवाह के बारे में पूरे यहाँ पे दर्शाया गया है। भीतर बाहर कहानी ककर लिखल लागे, तो भीतर बाहर कहानी जो है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, अगला सवाल है कि भीतर बाहर कहानी कौन किताबें छपल है, तो यह सोंध माटी किताबें छपल है। भीतर बाहर कहानी मुख्य पात्र है, तो इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो सरजुआ जो है वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, जिसमें सिराज, इसका सिराज भी नाम है, नाम इसका सिराज ही है, लेकिन सरजुआ इसको बोला जाता है गांव में, तो सिराज इसका नाम रहता है। ठीक है, सिराज या तो फिर सिराज। इसके पिता का नाम क्या रहता है, तो इबादत खां रहता है इसके पिता का नाम, जो कि सिराज के पिता रहता है। इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इबादत खां इनके पिता का नाम रहता है। इस कहानी में पूरा आपने पढ़ा होगा कैसे ये फुटबॉल के वो बड़े प्रेमी थे, वो अमृतनगर हजारीबाग आते हैं खेलने के लिए, उसके साथ लेखक भी आते हैं। पूरा वहाँ पे एक दंगा के बारे में पता चलता है। वहीं पे जो है वो एक घटना होता है खेल के दौरान में ही रोहित के एक जो है वो खिलाड़ी जो वो चोटिल हो जाता है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है। तब तक पता चलता है कि शहर में सांप्रदायिक माहौल ठीक नहीं है और वहाँ पे दंगे वगैरह के बारे में पता चलता है। तो ये सारा चीज़ जो ही इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक ना, और डॉक्टर को दिखा करके जब रोहित के कंधे को में बैठा करके अस्पताल ले जाता है, फिर डॉक्टर को दिखा करके लौटता है। सिराज दरअसल एक ऐसा व्यक्ति है ना, जो कि बिना किसी जाति धर्म या भेदभाव के किए हुए हर इंसान की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहता है। जो ज़रूरतमंद इंसान होता है उसकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छों के लिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उसके साथ गलत व्यवहार अक्सर देखा गया कि उनके साथ गलत स्थिति देखने को मिलता है। दुर्योग से मानिए या तो भी जो भी मानिए, सिराज की मृत्यु कुएं में डूबने से हो जाती है और इस घटना से पूरा गांव जो वो मर्माहत हो जाता है। कई महिलाएं तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जगह जैसे बोलते हैं ना कि दाड़ मार करके रोना, यानी भौंकर करके रोना, पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा रोती है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से पूरा वो उसके निधन से काफ़ी लोगों को आहत पहुंचती है। तो ये पूरा कहानी जो वो बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। सरजुआ बापे का नाम की रहे, तो इसके पिता का नाम इबादत खां था। भीतर बाहर कौन भावे कहानी लगे, तो भीतर बाहर जो कहानी है यह एक सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित एक कहानी है ना, सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर लिखा गया कहानी है। सरजुआ की उम्र कितना बच्चा रहे, तो उसका उम्र 26 वर्ष था। कितना था, 26 वर्ष। सरजुआ का प्रिय खेल कौन था, तो उसका प्रिय खेल जो था वो फुटबॉल था। ठीक है, फुटबॉल था। सरजुआ संगे लेखक कहाँ फुटबॉल खेले आयल रहा, तो वो अमृतनगर हजारीबाग खेलने के लिए गया था। अमृतनगर में फुटबॉल खेल में ककर पैर हाथ टूट गए रहे, तो रोहित का जो चोटिल हो जाता है, उसको चोट लगता है और उसको डॉक्टर घर दिखा करके वो ले जाता है। ठीक है, और रोहित इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहित का जो है वो यहाँ पे चोटिल होता है घटना में, जो कि फुटबॉल खेलते के समय में ही यह घटना होता है। सरजुआ कैसन लोग रहे, तो सरजुआ जो था वो बिना किसी भेदभाव के ज़रूरतमंद की मदद करने वाला इंसान रहता है ना। सरजुआ का निधन कैसे भेजा है, तो उसका निधन जो होता है वो कुआं में डूबल चलते उसका निधन हो जाता है। खूब कहानी कर लेखक ला गए, तो खूब कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार की रचना है सोंध माटी, उसी से संबंधित उसका अंतिम कहानी है ना। सोंध माटी का अंतिम कहानी है खूब। और पहला कहानी हमने कौन देखा, पहला कहानी हमने देखा उबार। इस कहानी संग्रह का पहला कहानी उबार हमने देखा और अंतिम कहानी हमने खूब देखा। तो ये 10वीं कहानी से संबंधित प्रश्न है। और खूब कहानी के मुख्य पात्र के है, तो खूब कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर एक गरीब लड़का रहता है और गुनेश्वर बाबू जो कि एक जमींदार है, ये दोनों के बीच में यहाँ के ये पूरे कहानी को बताया गया है। और इसमें कहानी का एक बताया गया कि दृढ़ इच्छा एवं उत्साह के साथ अपने बलबूते एक गरीब छात्र कैसे जीवन में सफल होने की कहानी जो वो पूरा बताया गया इसमें, और उसी का कहानी है खूब। तो खूब का अर्थ ही होता है सामर्थ्य, उत्साह, है ना। खूब का अर्थ ही क्या होता है, खूब यानी का अर्थ होता है उत्साह।
गुनेसर बाबू कौन लोग रहे? तो यह था गांव के बड़े किसान, गांव के बड़े किसान और एक जमींदार रहते हैं, है ना, गांव के बड़े किसान और जमींदार रहते हैं। अगला सवाल है कि दामोदर पढ़ लिख कर की बन जाए? तो दामोदर पढ़ लिख करके दरोगा बनता है, जो कि इसके बारे में पहले हमने चर्चा कर लिया है ना। वो तीनों के बारे में तीनों नाम हमने रख दिया था आपके बीच में, वो तीनों नाम आपको जरूर याद रखना है। स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए हमने बोल दिया था, अगर आपने ले लिया होगा तो अच्छा है, आपको आगे काम आने वाला है वो। गुनेसर बाबू तीर्थ करे कहाँ गेल रहत? तो गुनेसर बाबू कहाँ तीर्थ करने के लिए गए थे? गंगा सागर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, इसके बारे में आपको पता ही होगा, गंगा सागर। दामोदर कॉलेज पढ़े खातिर कहाँ गेल रहे? तो दामोदर कॉलेज पढ़े खातिर हजारीबाग गेल रहे, इसका सेंसर हो जाएगा हजारीबाग। दामोदर बीए कौन श्रेणी से पास कर ले? तो दामोदर जो वो बीए प्रथम श्रेणी से पास किया था। एक बार ऐसा होता है ना कि गुनेसर बाबू से वो मदद मांगते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से कुछ वहाँ पे गुनेसर बाबू उसको हल जोतने के लिए मजदूरी उसी के यहाँ करता था, तो वहाँ पे हल जोतने के लिए बोलता है, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल जाता है और आगे चल करके पढ़ लिख करके एक कह सकते हैं कि दरोगा का नौकरी करता है। लेकिन ऐसा समय का देखिए, समय का चक्र होता है जो एक समय में काफ़ी ज़्यादा रईसी के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और उसकी पोस्टिंग जो वो धनबाद शहर में होती है। दूसरी तरफ गुनेसर बाबू अपनी पत्नी के साथ तीर्थाटन जाते हैं और वापसी के समय में क्या होता है कि धनबाद में उनकी पत्नी बीमार हो जाती है। डॉक्टर जो भी था एक बीमारी का नाम बताते हैं, जो कि एपिजाइटिस या कुछ करके इसी तरह से नाम था, जो कि वह बताते हैं और तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। वहाँ पे चूंकि गुनेसर बाबू कई दिनों के बाद तीर्थ से लौट रहे थे, अतः उनके पास इलाज कराने के लिए पर्याप्त उतने पैसे नहीं थे। लेकिन संयोग देखिए कि उसी समय उनकी मुलाकात जो होता है वो दामोदर से हो जाती है। दामोदर यथोचित सम्मान देता है, भले उनके साथ में उतना अच्छा पहले से व्यवहार ये गुनेसर बाबू नहीं किए थे, लेकिन फिर भी जो वो दामोदर इनको सम्मान देता है और अपने खर्च से इलाज भी करवाता है और गुनेसर बाबू को और उनकी पत्नी को अपने घर वापस ले आता है और पूरी तन्मयता से आव भगत करता है। और कह सकते हैं कि गुनेसर बाबू दामोदर के व्यवहार से काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और अपने किए पर उन्हें जो वो अपने आप को ग्लानि महसूस होती है। वे मन ही मन सोचते हैं कि कोई जात से बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटा और बड़ा बनाता है उसका व्यवहार। और सही बात है कि कोई भी व्यक्ति जो वो कोई भी इंसान जो वो जात या पात से बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर छोटा बड़ा किसी को बनाता तो उसका व्यवहार बनाता है। जैसे ही हम व्यवहार रखेंगे उसी से लोगों के बीच में ये कह सकते हैं कि संदेश पहुंचता है। और इस कहानी का एक काफ़ी अच्छा कहानी एक बताया गया है इसके कहानी के माध्यम से। खूब कहानी खूब कर माने की हो, तो खूब का अर्थ होता है जोश, लगन और उत्साह। और यही तो था किसके पास? यह था दामोदर के पास। और यही उत्साह, लगन और जोश के साथ उसने आगे चल करके और पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। और ये पूरा दिखाता है कि अगर इंसान में सच्चे लगन हो और उत्साह हो तो वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसके साथ सच्ची ईमानदारी से वो उस पर लगे रहना चाहिए। तो इस कहानी से भी कई चीज़ें हमको सीखने को मिलती है और आप सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन पे भी उतार सकते हैं। आज का आखिरी सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि दामोदर के बापे का नाम बतावा। तो दामोदर जो है इस कहानी के खूब कहानी के पात्र है दामोदर, इनके पिता का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करेंगे कि आज के सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और सोंध माटी जो एक पूरा कहानी संग्रह था ना पूरा, उसका एक हमने संक्षेप मात्र आपको देने का प्रयास किया है, जिससे आपको पूरा कहानी एक बार फिर से जो कुछ चीज़ें आपने भूल रखा होगा वो फिर से थोड़ा सा ताज़ा हो जाए। और यही हमारा प्रयास था। अगर आपको डिटेल में इन चीज़ों को जानना है, कहानियों को जानना है, तो उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी जा सकते हैं, या तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नए एक सेशन के साथ। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, निश्चय यहाँ से आपको आने वाले समय में बेनिफिट्स नज़र आएगा। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।